27 जून 2016 को गुजरात के डायमंड सिटी कहे जाने वाले शहर सूरत के प्लस पार्ले पॉइंट इलाके की सर्जन सोसाइटी में फ्लैट नंबर 55M में जरीवाला फैमिली रहती थी। दिसीप जरीवाला सूरत के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक माने जाते थे। कटरगम नामक जगह पर उनका खुद का एक टेक्सटाइल भी था। दिसीप जरीवाला 26 साल की उम्र में ही अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच गए थे। साथ ही उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम वेल्सी था। उन दोनों की 1.5 साल की एक बेटी भी थी। दिसीप की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 27 जून 2016 को दिसीप अपनी पत्नी वेल्सी और बेटी को साथ लेकर सूरत में अपने किसी रिश्तेदार के घर पहुंचे, क्योंकि वहां पर उनका डिनर का प्लान था। डिनर करने के बाद रात 9:45 के आसपास दिसीप जरीवाला अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर वापस आ गए। दिसीप ने कार पार्किंग में कार पार्क की और फिर सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया था, इसलिए सभी लोग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर ही रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पर अपने घर में आने के बाद दिसीप ने अपनी पत्नी वेल्सी से कहा कि मैंने पार्किंग की लाइट खुली छोड़ दी है, मैं उसे बंद करके आता हूँ। इसके बाद दिसीप नीचे चले गए, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी वो लौट कर नहीं आते। वेल्सी ने उन्हें आवाज लगाई तो दिसीप ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद भी दिसीप वापस नहीं आए। इसके बाद वेल्सी अपनी बेटी को सुलाती है और खुद भी नीचे जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वेल्सी ने दरवाजा खोला तो उसके सामने मास्क लगाए और हाथों में ग्लव्स पहने 3 बदमाश दिसीप के गले पर चाकू रखकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। ये देखकर वेल्सी की हालत खराब हो गई। इसके बाद वो तीनों बदमाश दिसीप को लेकर उसके बेडरूम में जाते हैं। फिर उनमें से एक बदमाश दिसीप के गले पर चाकू रखकर खड़ा हो गया और बाकी के 2 बदमाश घर को लूटना शुरू कर देते हैं। घर का कीमती सामान, घर में रखा कैश और गहने, वो सब कुछ लूट रहे थे। क्योंकि दिसीप और वेल्सी भी उसी समय किसी रिश्तेदार के घर से डिनर करके लौटे थे, इसलिए वेल्सी ने भी काफी गहने पहन रखे थे। उन बदमाशों ने वेल्सी के गहने उतार कर वेल्सी से कहा कि अपनी बेटी को उठाओ और चुपचाप बाथरूम के अंदर चलो। वेल्सी ने ऐसा ही किया। उसने बेटी को उठाया और बाथरूम में चली गई। इसके बाद उन बदमाशों ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। घंटों तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी को एहसास हुआ कि शायद बदमाश चले गए हैं, क्योंकि अब कोई आहट या आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद रात करीब 11:30 बजे के आसपास वेल्सी ने बाथरूम में लगी कांच की खिड़की तोड़ी और फिर बाहर की ओर चिल्लाने लगी। क्योंकि उस इलाके के लोग दिसीप और वेल्सी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए जब कुछ पड़ोसियों ने वेल्सी की आवाज सुनी तो वो लोग भागते हुए घर की ओर आते हैं। घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही पड़ोस के लोग फर्स्ट फ्लोर पर दिसीप के बेडरूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेड पर दिसीप लेटा हुआ है। बेड पर चारों तरफ खून फैला हुआ था, साथ ही पूरा घर भी तहस नहस था। ये सब देखकर पड़ोसियों की हालत खराब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी और थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घर में इंटर होते ही पुलिस वालों ने भी देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। घर के हर रूम की अलमारी के दरवाजे खुले थे। कई अलमारी की तिजोरी भी खुली हुई थी, जिससे पहली नजर में यही लगता था कि ये लूटपाट का मामला है। इसके बाद पुलिस ने बेडरूम में पड़े दिसीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। क्योंकि ये मामला सूरत के एक नामी बिजनेसमैन के कत्ल का था, इसलिए सुबह होते होते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। सुबह से ही न्यूज रिपोर्टर्स और कई व्यापारी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। इधर पुलिस भी जांच में जुटी थी, क्योंकि उस समय घर पर केवल 3 ही लोग मौजूद थे। एक दिसीप जिसका कत्ल हो गया था, दूसरी वेल्सी जो रात से ही लगातार रोए जा रही थी, वो बीच बीच में बेहोश भी हो जाती थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तीसरी उनकी 1.5 साल की बेटी थी। अब वो मासूम बच्ची तो इस घटना के बारे में कुछ बता नहीं सकती थी, यानी अब वेल्सी ही इकलौती चश्मदीद गवाह थी जो ये बता सकती थी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन वेल्सी का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे पूछताछ की जा सके, इसलिए पुलिस ने वेल्सी से इस बारे में बातचीत करना ठीक नहीं समझा। हालांकि घर में उसके अलावा दिसीप के माता पिता भी रहते थे, लेकिन वो लोग घूमने के लिए मॉरिशस गए हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की
लेकिन उनको भी कुछ अंदाजा नहीं था कि आखिर इस घर में क्या हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। उसी दौरान पुलिस को एक अहम चीज पता चली। दरअसल वो लुटेरे दिसीत के घर से थोड़ी दूर किसी पड़ोसी के घर के कैमरे में कैद हो गए थे। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि दिसीत जरीवाला 9:46 पर अपनी कार से घर की ओर जा रहे थे। साथ ही एक ऑटो भी उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन जब दिसीत की गाड़ी घर की ओर चली गई तो वो ऑटो पीछे ही रुक गया। कुछ सेकंड तक ऑटो वहां रुका रहा और फिर यू टर्न लेकर जिस तरफ से आया था वापस उसी तरफ चला जाता है। लेकिन कुछ मिनट के बाद उसी रास्ते से दो लोग दिसीत के घर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक के हाथ में बैग था जबकि दूसरा खाली था। कैमरे में वो लोग केवल पीछे से ही दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। वो लोग 9:46 से 9:50 के बीच दिसीत के घर में घुसे थे और फिर 11:30 बजे के आसपास जिस गाड़ी से दिसीत अपने घर आया था वही गाड़ी घर से बाहर की ओर आती हुई दिखाई दी। क्योंकि दिसीत का तो कत्ल हो चुका था, इसलिए जाहिर सी बात है कि बदमाशी उस गाड़ी को लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद जब इस घटना को 2-3 दिन बीत गए और मामला थोड़ा शांत हुआ तो पुलिस फिर से दिसीत के घर जाती है। क्योंकि अब वेल्सी की हालत भी थोड़ी ठीक हो गई थी, इसलिए पुलिस ने वेल्सी से इस वारदात के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। वेल्सी ने भी पुलिस को वही कहानी सुनाई जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि वो रिश्तेदार के यहाँ से डिनर करके अपने घर पहुंचे थे और जब दिसीत नीचे पार्किंग की लाइट बंद करने गए तो अचानक 3 बदमाश उनके गले पर चाकू रखकर घर में घुस गए थे। उन्होंने घर में लूटपाट की, साथ ही वेल्सी और उसकी बेटी को भी बाथरूम में बंद कर दिया। वेल्सी का कहना था कि इसके बाद क्या हुआ था उसे नहीं पता, क्योंकि उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था। लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अजीब बातें पता चलती हैं। पहली ये कि जिस रात दिसीत का कत्ल हुआ था उस रात सूरत में उनका कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि उस दिन दिसीत के माता पिता भी विदेश गए हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन लुटेरों को पहले से ही पता था कि आज दिसीत का अपना कोई भी शहर में मौजूद नहीं है, या फिर ये इत्तेफाक था। खैर, पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों को अपने रडार पर लिया जिन लोगों के घर पर दिसीत जरीवाला पत्नी वेल्सी को लेकर डिनर के लिए गए थे। हो सकता था इस वारदात में उनका ही हाथ हो, क्योंकि दिसीत के घर से सारे गहने और लगभग 55,000 रुपए चोरी हुए थे। इसलिए उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और ना ही उन लोगों का किसी लुटेरे या बदमाश से कोई संबंध पाया गया था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों पुलिस को लग रहा था कि इस कत्ल में जरूर किसी घर के ही व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि इतना परफेक्ट टाइम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था। इधर 25 साल की वेल्सी, जिसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी, एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। वो विधवा हो गई थी। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि रिश्तेदार भी कोई आम लोग नहीं थे। उनकी कई बड़े लोगों से जान पहचान थी। वो लोग भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। मीडिया में भी ये मामला छाया हुआ था। वहीं पुलिस ने दिसीत के घर के नौकरों से लेकर ड्राइवर तक, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर उसके दोस्तों तक हर किसी से पूछताछ की, लेकिन उनमें पुलिस को ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे दिसीत की कोई दुश्मनी हो, क्योंकि घर में एंट्री करने वाला गेट और घर के अंदर सभी दरवाजे बिल्कुल सुरक्षित थे। यानी कोई भी दरवाजा ना तो टूटा हुआ था और ना ही घर में जबरदस्ती किसी के एंट्री करने के कोई सबूत थे। यानी जो लोग भी अंदर आए थे, किसी घर वाले या दिसीत के जानने वाले ने उनकी मदद जरूर की थी, क्योंकि अगर किसी की दिसीत से दुश्मनी होती तो वो लोग उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे ऊपर घर में नहीं ले जाते, बल्कि वो लोग तो उसे वहीं पार्किंग में ही कत्ल करके भाग जाते। और अगर बदमाश लूटपाट करने के इरादे से आए होते तो उन्हें इस बात का डर जरूर होता कि घर में दिसीत के अलावा और भी लोग मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें अच्छे से पता था कि उस समय घर में कौन कौन और कितने लोग मौजूद हैं। इन सब बातों को देखकर पुलिस को भी लगने लगा था कि ये काम किसी घर वाले ने ही किया है और कत्ल करने के बाद उसे लूटपाट का रूप दे दिया था, क्योंकि अगर वो लोग लूटपाट करने के लिए ही आए थे तो फिर उन्होंने दिसीत का कत्ल क्यों किया था, और अगर कत्ल करना भी उनके प्लान में शामिल था तो
फिर वेल्सी और उसकी बेटी को क्यों छोड़ दिया था, जबकि उन्हें पता था कि वेल्सी उनके खिलाफ गवाही दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन बदमाशों ने घर से सारे गहने और कैश लूट लिए थे। लेकिन डॉक्टर के अनुसार जब उन्होंने हॉस्पिटल में दिसीत के शव को देखा था तो उस समय उसके गले में सोने की चैन, हाथ में सोने का कड़ा, अंगूठी और महंगी घड़ी पहन रखी थी। वहीं दिसीत की पैंट से मिले पर्स में भी कई एटीएम कार्ड्स थे। अगर वो लोग लूटपाट के इरादे से आए थे तो फिर वो लोग इन चीजों को लूट कर क्यों नहीं ले गए थे। इधर वेल्सी का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पड़ोसियों को भी उस पर दया आने लगी थी, क्योंकि इतनी सी उम्र में ही उस बेचारी का घर उजड़ गया था। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर दोबारा से जांच शुरू की। वेल्सी ने अपने बयान में कहा था कि दिसीत पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गए थे। लेकिन जब पुलिस ने फिर से वेरीफाई किया तो पता चला कि पार्किंग एरिया का एक स्विच फर्स्ट फ्लोर पर भी है, यानी पार्किंग एरिया की लाइट को फर्स्ट फ्लोर से भी ऑन ऑफ किया जा सकता था। तो फिर लाइट बंद करने के लिए दिसीत को नीचे जाने की क्या जरूरत थी? वो फर्स्ट फ्लोर से भी लाइट बंद कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वेल्सी झूठ बोल रही हो। इसी बीच पुलिस की नजर एक और चीज पर पड़ी। वेल्सी के अनुसार उस समय घर पर 3 बदमाश आए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में केवल 2 ही बदमाश दिखाई दे रहे थे। यानी यहाँ पर भी वेल्सी ने पुलिस को झूठ बोला था। वेल्सी का कहना था कि बदमाश दिसीत को नीचे से मारते पीटते हुए, उसके साथ हाथापाई करते हुए उसे ऊपर लेकर आए थे और फिर उन्होंने उसके गले पर चाकू रख दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को एक बात और खटक रही थी, क्योंकि दिसीत चश्मा लगाता था और जिस तरह से वेल्सी ने एक्सप्लेन किया था तो उस हिसाब से तो दिसीत का चश्मा ग्राउंड फ्लोर पर या सीढ़ियों पर ही गिर जाना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और उन्होंने दिसीत के शव को देखा था तो उस समय दिसीत ने चश्मा पहना हुआ था और वो चश्मा बिल्कुल ठीक ठाक था। पोस्टमार्टम के मुताबिक दिसीत के सर और उसकी कमर के बीच करीब 8 बार चाकू से वार किए गए थे। उसके गले पर भी चाकू चलाया गया था। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि अगर दिसीत से किसी की इतनी गहरी दुश्मनी थी तो फिर उन बदमाशों ने उसकी पत्नी को क्यों छोड़ दिया था? और ये भी एक सबूत था कि वो बदमाश घर में आसानी से घुसे थे, न कि जोर जबरदस्ती से। इन सब बातों से और करीब 60 घंटों तक चली तफ्तीश के बाद पुलिस को दिसीत की पत्नी वेल्सी पर ही शक होने लगा था। यानी जो महिला पिछले 2 दिनों से लगातार रो रही थी, अब उसे ही पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ में तो वेल्सी ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि उनके घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा था और उनकी तो 1.5 साल की एक बेटी भी है। वेल्सी ने बताया कि उन दोनों पति पत्नी में तो कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था और न ही कभी सास ससुर से उसका कोई विवाद हुआ है। लेकिन जब पुलिस वेल्सी को वो सब कुछ बताती है जो उन्हें छानबीन के दौरान पता चला था, तो पुलिस की सख्ती और सवालों के सामने वेल्सी कुछ ही घंटों के अंदर टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था कि उसी ने ही अपने पति दिसीत का कत्ल करवाया है। पूछताछ के दौरान वेल्सी ने बताया कि 27 जून 2016 की रात को घर लौटने के बाद वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। अंदर आने के बाद वेल्सी ने बच्ची को दिसीत की गोद में थमा दिया और उससे कहा कि मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। इसके बाद बेटी को सुलाने के लिए दिसीत अपने बेडरूम में चले गए। इधर वेल्सी ने दरवाजे को बंद तो कर दिया था, लेकिन उसे लॉक नहीं किया था। सीसीटीवी के अनुसार 9:46 पर दिसीत अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचे थे और फिर 9:48 के आसपास 2 बदमाश उनके घर में आए। वो लोग सीधे बेडरूम में जाते हैं और जाते ही उन्होंने दिसीत पर हमला कर दिया। वेल्सी अपनी आंखों के सामने पति को मरता हुआ देख रही थी। वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके हाथों में ग्लव्स थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, उनके बैग में मिर्ची का पाउडर भी था। बेचारे दिसीत को तो विरोध करने का भी मौका नहीं मिला था। कत्ल करने के बाद उसने अपने सारे गहने उतारकर उन बदमाशों को दे दिए। वेल्सी ने घर के लॉकर में रखे सभी गहने और 55,000 रुपए भी दे दिए। साथ ही घर के सामान को इधर उधर बिखेरने में भी उसने उन बदमाशों की मदद की। दरअसल ये सारी चीज पुलिस को गुमराह करने के लिए की जा रही थी, ताकि ये मामला कत्ल का नहीं बल्कि लूटपाट का लगे। लेकिन वेल्सी दिसीत के पहने हुए गहने उतारने को भूल गई थी।
घर की हालत पूरी तरह से बिगड़ने के बाद वेल्सी ने अपने पति की कार की चाबी उन बदमाशों को दे दी। इसके बाद वेल्सी खुद ही बाथरूम में जाकर खड़ी हो गई और उन बदमाशों से कहा कि तुम बाहर से दरवाजा लॉक कर दो। और फिर 11:30 बजे के आसपास वो दोनों बदमाश दिसीत की गाड़ी से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने दिसीत की गाड़ी को हुमास रोड से बरामद कर लिया था। इधर वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर उन बदमाशों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उनमें मुख्य आरोपी का नाम था सुकेतु मोदी उर्फ सनी और दूसरा उसका ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर उन दोनों बदमाशों से वेल्सी का ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से उन तीनों ने मिलकर दिसीत का कत्ल कर दिया था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत वेल्सी और दिसीत की शादी से पहले हुई थी। वेल्सी और सुकेतु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती थी और उसकी वजह ये थी कि वो दोनों दूर के रिश्तेदार थे। एक तरह से वो दोनों कजन्स थे। शादी हो पाना मुमकिन नहीं था। हालांकि उन्होंने इस शादी के बारे में अपने घर वालों से भी बात की थी, लेकिन उन दोनों के घर वाले नहीं मानते हैं। इधर वेल्सी के परिवार वालों को ये डर सताने लगा था कि कहीं उनकी बेटी वेल्सी भाग ना जाए, इसलिए उन्होंने जल्द ही दिसीत नाम के लड़के से जनवरी 2013 में वेल्सी की शादी कर दी। उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। वेल्सी के परिवार वालों को लगा कि शादी के बंधन में बंधने के बाद शायद वेल्सी पुराने रिश्तों को भूल जाएगी, और काफी हद तक ऐसा होता भी है। शादी के बाद वेल्सी धीरे धीरे अपने प्यार को भूल गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी एक बेटी भी हो गई थी। वेल्सी घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे उनकी शादी को 2.5 साल बीत गए, लेकिन फिर 2016 की शुरुआती दिनों में वेल्सी और सुकेतु की अपने किसी फैमिली फंक्शन के दौरान फिर से मुलाकात हो गई। क्योंकि वो दोनों पहले से ही रिश्तेदार थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह से भी जानते थे। इस मुलाकात के दौरान फिर से उन दोनों का पुराना प्यार जागने लगा। हालांकि वेल्सी की शादी के बाद सुकेतु के घर वालों ने भी उसकी शादी कर दी थी, लेकिन सुकेतु और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि इस घटना से कुछ दिन पहले ही सुकेतु की पत्नी किसी झगड़े के कारण अपने मायके चली गई थी। जब वेल्सी और सुकेतु इस घटना से 5 महीने पहले मिले थे तो उनकी पुरानी यादें फिर ताजी हो गईं। उन्होंने एक दूसरे के साथ नंबर शेयर किया और व्हाट्सएप पर चैटिंग करना शुरू कर दी, और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो होटल में भी मिलते थे। यानी वो दोनों फिर से अपने पुराने रिलेशन में आ गए थे। वेल्सी ये भी भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद उन दोनों में फिर से एक होने की चाहत पैदा होती है। हालांकि अगर वेल्सी चाहती तो दिसीत को डिवोर्स देकर भी सुकेतु से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से समाज में उसकी बड़ी बदनामी होगी। साथ ही वेल्सी दिसीत की प्रॉपर्टी से भी हाथ नहीं धोना चाहती थी। वेल्सी को अपना पुराना प्यार सुकेतु भी चाहिए था और अपने पति की प्रॉपर्टी भी। यही सोचकर कि दोनों चीज एक साथ कैसे हासिल की जाए, वेल्सी और सुकेतु ने दिसीत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पहले तो ये तय किया गया कि किराए के बदमाशों को बुलाकर दिसीत का कत्ल कराया जाएगा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर वो पकड़े गए तो उनका भांडा फूट जाएगा। इसके बाद सुकेतु ने फैसला किया कि वो खुद ही दिसीत को अपने रास्ते से हटाएगा, लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। कत्ल से 2 दिन पहले सुकेतु और धीरेन्द्र ने दिसीत के घर की रेकी भी की थी। उस इलाके में कत्ल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस इलाके में लोगों की काफी चहल पहल रहती थी। दिसीत के घर पर भी अक्सर उसके रिश्तेदार आते जाते रहते थे। लेकिन फिर 24 जून 2016 को दिसीत के परिवार वाले मॉरिशस घूमने के लिए चले गए। इसके बाद 27 जून को इत्तेफाक से दिसीत के रिश्तेदार भी शहर से बाहर चले गए और फिर उसी दिन दिसीत के कत्ल का प्लान बनाया गया। उस दिन वेल्सी पल पल की खबर अपने प्रेमी को दे रही थी। फिर 27 जून की रात को दिसीत को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन दिसीत को या उसके परिवार को शादी से पहले या बाद में कभी भी ये पता नहीं चला था कि वेल्सी का पहले भी कोई प्रेम संबंध था, और कहीं ना कहीं इसमें वेल्सी के परिवार वालों की भी गलती थी,
क्योंकि उन्होंने दिसीत और उसके परिवार से वेल्सी और सुकेतु के अफेयर वाली बात छुपाई थी। इसके बाद पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ साथ और भी कई चीजें इकट्ठा की, जैसे दिसीत के घर के पास वाले उस होटल का सीसीटीवी फुटेज जिस होटल में सुकेतु और वेल्सी मिलते थे, उन दोनों की व्हाट्सएप चैटिंग, कॉल डिटेल, वारदात के दिन सुकेतु और धीरेन द्वारा पहने हुए कपड़े, ग्लव्स और मास्क जैसी कई चीजें इकट्ठा की। इसके बाद पुलिस ने वेल्सी, सुकेतु और धीरेन के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। फिर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस ने इस केस में 100 से भी ज्यादा गवाही इकट्ठे किए थे। सेशन 164 के तहत उनके बयान भी दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में उनमें से ज्यादातर गवाहों ने कोर्ट में जाते ही अपना बयान बदल दिया था। पुलिस ने उस ऑटो वाले को भी ढूंढ निकाला था जो सुकेतु और धीरेन्द्र को अपने ऑटो से सर्जन सोसाइटी में लेकर आया था, लेकिन ऑटो वाला भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया था। अब पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही अपने बयान पर कायम थे। इसके बाद जिस बाइकर्स हब से सुकेतु ने वो मास्क और ग्लव्स खरीदे थे, उस बाइकर्स हब की ऑनर अपने बयान से नहीं मुकरी थी। क्योंकि सुकेतु बाइक राइडर था, इसलिए बचाव पक्ष ने कोर्ट में ये दलील पेश की कि सुकेतु बाइक चलाने का शौकीन होने के कारण ही मास्क और ग्लव्स खरीदे होंगे, और कोर्ट में कभी ये साबित ही नहीं हो पाया कि वो चीज सुकेतु ने कत्ल के लिए खरीदी थी या उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी। और अब पुलिस के पास कोई भी चश्मदीद या डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। पुलिस कोर्ट में ये भी साबित करने में असमर्थ रही कि उस दिन सुकेतु और धीरेन्द्र ही उस घर में गए थे, और ये भी साबित नहीं हो पाया कि उनका इरादा लूटपाट करना नहीं बल्कि कत्ल करने का था। सीसीटीवी फुटेज में भी उनका चेहरा नहीं दिखा, जिसकी वजह से 31 दिसंबर 2019 को वेल्सी जरीवाला, सुकेतु मोदी और धीरेन्द्र सिंह चौहान, इन तीनों को बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया, और इस तरह वो तीनों ही इस केस से बरी हो गए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए